जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, पढ़ लिया आर्टिकल जो भेजा है? सर थोड़ा सा पढ़ा। ये बेसिकली आर्टिकल जो है राइट, फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, उसके ऊपर है। जी जी, आप जरा स्टार्ट करें इसको, रीडिंग जरा इसकी। द राइट ऑफ फेयर ट्रायल, बेटर लेट देन नेवर। इसको हम रोल नंबर वाइज जो है इसको डिस्कस करते हैं। जी This comments represent a right to fair trial in Pakistan. It shows that despite being a signatory to the United Nations Declaration of Human Rights, Pakistan's legislature only recently included this right in the Constitution via the 18th Amendment. It is argued that despite the incorporation of the right to a fair trial in the Constitution of Pakistan, its realization does not meet the standard originally envisioned under the declaration. The comment expands on this point in the context of violations occurring in regard to the actual practice of arrest and detention. It establishes the violation of the right to fair trial and related rights in context and caution warnings, custodial torture, confessions, identification parades, and closure of accusation and material evidence to the accused. The article further argues that the right to fair trial is not a single-dimensional right. In order for its full realization, the interests of the accused, victim, and society at large need to be balanced without prejudicing one. जी बेटा, इसका रोल नंबर वाइज स्टार्ट करें। कहाँ तक हमारा पहुंच गया था कल? क्या आपने कहा है मुझे आवाज? बोला चलो 31। और 34 है क्लास में, 31 34 जी, 34। जी 34। यार कॉल करते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट कॉल करते हैं। 38 49 जी सर 49 रोल नंबर। जी बेटा, तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल के बारे में क्या बात हो रही है इस पैराग्राफ में? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स की, उसमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है उसके ऊपर फोकस जो है वो किया गया है। और पाकिस्तान में जो 18th अमेंडमेंट अमेंडमेंट उन्होंने बताया कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया आर्टिकल 10A की सूरत में। और जब हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द राइट टू फेयर ट्रायल, तो इट इज़ नॉट अ सिंगल डायमेंशनल राइट, it is about the interest of the accused, victim and the society at large that need to be balanced without prejudice to one another। कि ये एक ऐसा राइट है जिसमें अक्यूज्ड का, विक्टिम का और सोसाइटी का राइट जो है बैलेंस करना पड़ता है, किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। फेयर ट्रायल जो है वो सिर्फ राइट अक्यूज्ड का नहीं है, वो सिर्फ राइट विक्टिम का नहीं है, बल्कि दोनों को फेयर ट्रायल जो है उसका मौका मिलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है, जो प्रिजाइडिंग जज है, वो इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो
और वो किसी के इन्फ्लुएंस रहकर जो है सर किसी वो के फेवर में बात ना करे, इक्वली होकर उस केस को डील करे। इक्वली होकर केस को डील करे। और पाकिस्तान में जो फेयर ट्रायल है वो आर्टिकल 10A है, जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो हमारे कानून का हिस्सा बना है। तो ये जो हम आर्टिकल पढ़ने लगे हैं इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो एकेडमिक है। एकेडमिक से मतलब है कि वो हमें बताएगा कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल है क्या, और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ECHR है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उन सब में राइट ऑफ फेयर ट्रायल क्या है। और फिर दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पार्ट जो है वो इस आर्टिकल का वो बताएगा कि प्रैक्टिस में क्या है। तो प्रैक्टिस में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, कॉशन वार्निंग को, कस्टोडियल टॉर्चर को, कन्फेशंस को, आइडेंटिफिकेशन ट्रेड को, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशंस को एंड मटेरियल एविडेंसेस को। तो ये इस तरीके से ये आर्टिकल जो है ये इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो आपका रोल नंबर क्या है बेटा, जब भी बोल रहे थे आप? 249 सर। 249। चले, अब ये GR जो है ये इंट्रोडक्शन पढ़ती है, तो आप ज़रा ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है इसके हवाले से जो है थोड़ा सा बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। जी। In the year 1948, 48 members of the United Nations adopted the Universal Declaration. Pakistan was one of them. The President of the UN welcomed the adoption of the UDHR in the following terms. Very important declaration by a big majority without any direct opposition was a remarkable achievement. The declaration only was step since it was not a convention by which states would be bound to give effect to the fundamental human rights, nor would it provide for enforcement, yet it was a step forward in a great evolutionary process. It was the first occasion on which the organized community of nations had made a declaration of human rights and fundamental freedoms. That document was backed by the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. Millions of people, men, women and children all over the world would turn to it for help, guidance and inspiration. जी बेटा। सर इन्होंने इधर बेसिकली बता रहे हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि 1948 में जिन जिन कंट्रीज में इसे इम्प्लीमेंट किया गया 10 को, तो उसमें पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड था उस कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो किस तरह इसे इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम्स को किस तरह ये एवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने इम्प्लीमेंट किया किसी भी कंट्री के अंदर। तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल की आपको समझ लगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें जो है वो बैलेंस है। that need to create a balance between victim, accused and the society at large, सबके साथ। तो दूसरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की इसमें बात हो रही है। तो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है ये डॉक्यूमेंट वहाँ से ये पास हुआ, और ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको किसी भी मुल्क ने अपोज नहीं किया। तो इट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। That document was backed by the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole, and the million of people, men, women, children all over the world would turn it for help, guidance and inspiration. एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सारी दुनिया के लोगों ने, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं, जिसमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सब शामिल हैं, सब ने इसको जो है वो डॉक्यूमेंट को से गाइडेंस ली, मदद ली और इंस्पिरेशन ली। क्योंकि ये याद रखें कि 1948 जो है वो उससे पहले कुछ साल पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हुई थी, और फिर सब कंट्रीज़ का एक पॉइंट पर आ जाना जो है वो एक अचीवमेंट ही थी बहरहाल। क्योंकि और ह्यूमन राइट्स का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करना जिसमें
सबको जो है वो किसी को कोई इतराज़ ना हो, तो वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। जी, वरना उससे पहले जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हर एक की बेटा उसकी डेफिनेशन अपनी अपनी होती थी। जी, नेक्स्ट। The Constitution of Pakistan believes that, in principle, the articles of the UDHR were incorporated into it. Strikingly, however, right to fair trial was left out, in spite of Pakistan pledging to promote and respect human rights and to take effective both in the national and international spheres. 25 years earlier, in 1940, the right to fair trial in Article 10 of the UDHR reads, "Everyone is entitled to full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him." In 2010, Article 10A was inserted in the Constitution by the 18th अब ये जो Amendment. आर्टिकल 10 है यूडीएचआर का, वो ये बताता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑफ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। कि ये जो आर्टिकल 10 है यूडीएचआर के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो क्या कहता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड ऑफ इक्वल इक्वालिटी, और इक्वालिटी किस में हो? फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। उसकी जो हियरिंग है वो फेयर होनी चाहिए और पब्लिक होनी चाहिए। और वो हियरिंग किसने करनी है? जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और इम्पार्शियल होगी, और उसके हवाले से राइट्स की, जो ऑब्लिगेशंस की जो डिटर्मिनेशन है वो इम्पार्शियल जुडिशरी करेगा, ताकि किसी भी किस्म का तो क्रिमिनल चार्ज है अगर किसी पर, तो वो डिटरमाइन जो है वो हो सके। जी, Right to fair trial for the determination of his civil नेक्स्ट rights कौन and सा बच्चा है जिसका है? अब नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर कौन? 51। Yes, sir. जी, अब आप इसमें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, उसका आर्टिकल 6 जो है दैट इज़ अबाउट द फेयर ट्रायल। अब आप इसके देखें, इसके अंदर उसने जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है उसको ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेकअप कर दिया है। 6-7 उसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो डिफाइन करती हैं। तो वो अब आप मुझे बताइएगा कि वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं बेटा वो कौन कौन से हैं। जी जी, यार पढ़े। सर अजान हो रही है। अच्छा बेटा, चलो। Sir, जी बेटा, आप ही की बारी है ना, बाबा आप पढ़ लें। the right to fair trial for the determination of his rights, obligation, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to fair trial and to proceed. सर इसमें बताएगा कि किसी बंदे पे कोई इल्ज़ाम है या उसको कोई किसी जैसे पुलिस ने लिया तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसको डिफाइन करिए, मतलब वो बगैर किसी वारंट ऐसे ही नहीं उसको बगैर किसी चार्ज के कर सकते हैं अरेस्ट में फेयर ट्रायल उसके साथ होना चाहिए। Trial is now fundamental constitutional right belonging to every extend to the criminal charges पर part of the civil rights and obligations। सर इसमें बताया है कि ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता है, सिविल जो केसेस होते हैं उसमें भी ये राइट है। और the constitution itself does not define the right to international human rights। Conventions such as the European Convention on Human Rights may be helpful starting points in trying to outline the assessment of what constitutes a fair trial. Article 6 of the ECHR includes the following statement: basic minimum standard required in a fair trial. A fair trial and public hearing both in civil and criminal cases by independent impartial tribunal within a reasonable time for the judgment in open court. So a number of restrictions may be placed on the press, public, attending all the parts of the trial. तो इसको बताया कि जो फेयर ट्रायल है वो बहुत क्रिमिनल और सिविल केसेस में भी होनी चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और रीजनेबल टाइम के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन कुछ रीजन जो है वो आ सकते हैं कि पब्लिक या प्रेस जो है वो अटेंडिंग पब्लिक और ये मतलब प्रेस से रिलेटेड ये जो मीडिया में वगैरह आते थे उसमें, फॉर
presumption of innocence often criminal defense until he is shown to be guilty beyond reasonable doubt. तो जब तक वो इनोसेंस साबित नहीं होता, मतलब जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता, उसको ना क्या रीजनेबल है, मतलब उसके रीजनेबल पॉइंट्स आने चाहिए कि क्यों उसको जो है वो गिल्टी करार दिया जाए। The ability of safeguards for a person charged with criminal offense include the right to be informed the charge against him. उसको बताया जाए कि उसके ऊपर ये चार्ज है, have adequate time and facility to pay his defense, और उस पर से भी उतना राइट दिया जाए जिस पर चार्ज लगा है कि वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए वो कर सके, मतलब लॉयर करना है उसमें तो वो कर सके, और सारी फैसिलिटीज उसको दी जाए। To be defended through counsel or a person to avail legal aid if required. उसको पकड़ा दिया जाएगा अगर वो काउंसिल के जरिए या उसको कोई और फैसिलिटी चाहिए अपने आप को डिफेंस साबित करने के लिए, तो वो ले सकता है। To produce witness or have witness summoned and examined and have to be interpreted in the case of language problem. और वो जब वो witness उसके लैंग्वेज में उसको इसमें बात की जो लैंग्वेज उसमें मतलब इजी है उसमें ही तो केस रजिस्टर हो जाए। In addition, human rights framework there is gradually developing jurisprudence participation state right. सर आगे भी थोड़ी जी, आपको समझ आ गई है ये जी सर। क्या है? बेसिकली ECHR आर्टिकल 6 क्या कहता है? सर आर्टिकल 6 में है कि मतलब सिविल क्रिमिनल केसेस में भी जो अक्यूज्ड है उसको राइट दिया जाए कि उस पर चार्ज है, उस पर अपने आप को प्रॉपर डिफेंड कर सकता है। अगर वो चाह रहा है कि काउंसिल के जरिए डिफेंड किया जाए तो उसको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए और उसको बताया जाए कि उस पर क्या मतलब चार्ज लगा। ये नहीं कि उसको बगैर किसी अथॉरिटी सिक्योरिटी के उसको अरेस्ट कर लें, उसको बताएं उस पर चार्ज क्या है। और अगर जिस लैंग्वेज में वो है, मतलब जिस लैंग्वेज में वो इजी है उसी लैंग्वेज में उसको वो सुना जाए। जी, अगर हम ECHR जो यूरोपियन कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स का उसको ब्रेक करें तो वो सबसे पहले कहता है कि फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। फेयर किससे? बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए। और विद इन अ रीजनेबल टाइम अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इन ओपन कोर्ट, और मुनासिब वक्त के अंदर जो है वो ये केस का फैसला जो है वो सुना देना चाहिए। और नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन मे बी प्लेस्ड ऑन द प्रेस एंड पब्लिक फ्रॉम अटेंडिंग ऑल और पार्ट ऑफ ट्रायल, और केस की नौयत के मुताबिक प्रेस या पब्लिक पर जो है कुछ पार्ट्स जो हैं ट्रायल के उसके सुनने पर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है ऑफ अक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केस अंटिल ही इज शोन टू बी गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये अब हमने डिस्कस किया हुआ है कि अक्यूज जो है वो कानून का बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसको कहते हैं अक्यूज इज अ ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ द लॉ, और नो वन इज अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। ये प्री क्रिमिनल लॉ का जो है प्रिंसिपल है वो भी इसके जो है ट्रायल के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ ए सेफ गार्ड्स टू ए पर्सन चार्ज विद क्रिमिनल ऑफेंस, जिस बंदे के ऊपर जिस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो चार्ज किया है तो उसको अपनी जो सफाई है उसके लिए अपनी जो डिफेंस है उसको देने का उसको बराबर जो है वो मौका मिलेगा, इंक्लूडिंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम। उसको ये भी बताया जाएगा कि उसके ऊपर कौन से जुर्म की जो है वो ऑफेंस जो है उसको किस ऑफेंस से चार्ज किया है, मतलब 302 है, 305 है, 377 है, 489 है, मतलब किस जुर्म में उसको अदालत में जो है वो आया है वो उसको पता होगा कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज जो है वो लगा है। फिर एडुकेट टाइम एंड फैसिलिटीज़ टू प्रिपेयर हिज डिफेंस को जो है वो एडुकेट टाइम और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि वो अपना जो है वो केस तैयार कर सके, अपने आप को काउंसिल से जो है वो डिफेंड करवाएं, मतलब काउंसिल जो है वो रखें और विटनेस जो है वो प्रोड्यूस करें। तो मतलब ये आर्टिकल 6 जो है ये फेयर ट्रायल को समराइज़ करता है
इस तरीके के 6-7 पॉइंट्स जो हैं वो फेयर ट्रायल के जो हैं वो हिस्सा है। जी बेटा, समझ आई आपको? सर फिर नीचे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउ। जी बेटा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्रॉस एग्जामिनेशन जब तक मुकम्मल सही तरीके से ना हो तो आप उसको फेयर ट्रायल नहीं कह सकते। अगर फेयर ट्रायल उसी सूरत मुकम्मल होगा कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसमें से उस सच या झूठ जो है वो ना साबित करें। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें एक नया केस था यूसुफ रज़ा गिलानी वाला, जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें पाकिस्तान 18th अमेंडमेंट जब आई थी ना 2008 या 2009 या 10 में 18th अमेंडमेंट आई है, तो उसके अंदर ये राइट जो है वो अटैच हुआ है, हमारे इनकॉर्पोरेट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके अंदर सब डेवलपमेंट जो है कोर्ट ने एक और की है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मुल्क का कोई भी कानून, कस्टम, रस्म और रिवाज जो है having the force of law, if it is inconsistent with right to fair trial, that would be void by the virtue of article 8 of the constitution। अगर मुल्क का कोई भी कानून, रस्म और रिवाज जो है फेयर ट्रायल के खिलाफ है तो वो लॉ जो है वो अपनी मौत जो है वो खुद ही मर जाएगा। that will be declared void। बात समझ आ रही है आपको? जी बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। जी यार, पढ़ें आगे से। आप आगे कौन है बच्चा? यहाँ से पढ़ें। द कोर्ट कौन है बेटा? मेरी टर्न है सर। सर एक सवाल था। जी सर, कोर्ट में तो राइट टू फेयर ट्रायल है कि जब तक किसी अक्यूज पर्सन अपने आप को वहाँ पे प्रूव नहीं करता कि वो इनोसेंट है या नहीं, उस वक्त तक कोर्ट अपनी डिग्री नहीं देती और उसको सज़ा भी नहीं दी जाती। लेकिन अक्सर पुलिस स्टेशन में ऐसा होता है कि किसी बेगुनाह को भी पकड़ के ले जाते हैं और उसको ट्रायल से गुजारते हैं, सज़ा भी देते हैं, और एट द एंड अगर उसको वो जुर्म साबित नहीं भी होता तो छोड़ देते हैं। जी तो सर ये गलत बात नहीं होगी ये? बेटा, एक में एक तो बरी होना होता है या बरी होना होता है या सजा मिलनी होती है। एक ही बात हो, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन भी तो हो सकती है ना। एक बंदे ने जुर्म किया है लेकिन वो जुर्म साबित नहीं होता तो वो बरी हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता सर, लेकिन वो हाफिज साहब कह रहे हैं जो जुर्म साबित होने तक उसको जो कन्विक्शन दी जाती है। मैं आप सबकी जो बात है मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं एक और बात करूँ। दो बातें हैं, इसको दोनों को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक बात जो हाफिज साहब ने की है वो ये कह रहे हैं हाफिज साहब कि एक बंदा जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है, फरियाद भी करती है, सारी प्रोसीडिंग से भी गुजर के जाता है और अल्टीमेटली वो बरी हो जाता है। आप यही कह रहे हैं ना हाफिज साहब? हेलो जी सर, आप यही बात कर रहे हैं ना? आवाज नहीं आ रही अब? जी सर, मैं यही कह रहा था। आप ये बात कर रहे हैं कि एक बंदा जो है उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज भी लगता है और वो की अदालत में पेश भी होता है और फिर बरी हो जाता है। ठीक हो गया? मतलब बरी हो गया तो मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं और मासूम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी साइड पर यह पॉसिबिलिटी भी है कि एक बंदा जो है वो जुर्म करता है लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से या पुअर क्वालिटी ऑफ एविडेंस की वजह से उसका जुर्म साबित नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच जाता है। ये तो हमारा सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है ना, कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो इस काबिल है कि जेन्युइन कल्प्रिट्स और जेन्युइन विक्टिम्स में डिफरेंशिएट कर सके। क्या ख्याल है? सर क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग ट्रायल जब तक वो गिल्टी डिक्लेयर नहीं होगा तो तब तक अगर वो एसएचओ या पुलिस इंस्पेक्टर उस पर तशद्दुद करता है और उसे
यानी ये बात मनवाने की कोशिश करता है, तो ये पॉसिबल है, फेयर ट्रायल तो नहीं होगा ना। ये जो आपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है ना, उसमें यही पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि ये जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, इसमें ये इनके पास ये राइट नहीं है पुलिस के पास कि वो प्राइवेट सेल्फ में या डेराज जो होते हैं रखे हुए होते हैं, टॉर्चर सेल्स जो हैं वहाँ पर जो है वो मुलजमान को रखें और उनको मारे पीटें और फिर उनसे जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो हैं वो लें। वो तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल के मुनाफी आई है। हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि इसमें बिल्कुल झूठी FIRs भी होते हैं, गलत तरीके से लोगों को उसमें रौब भी किया जाता है और लोगों को साल हर साल जो लग जाते हैं अपनी बेगुनाही को साबित करने में। और ऐसा ही सिस्टम है बेटा, इसमें क्या किया जा सकता है। और इसमें समटाइम्स जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ एविडेंस की वजह से बरी हो जाते हैं और मासूम लोग जो हैं वो फंस भी जाते हैं और बरी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कोई अगर मासूम भी है तो उसको ये साबित करने में भी कई साल लग जाते हैं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो वो इतनी देर सफ़र करता है। जी, ये तो हमारा सिस्टम है ना, जो CRPC है या अदालती सिस्टम है उसके तहत ही चलेगा ना सारा। और जो पुलिस की जो मारती मूर्ति है पुलिस, ये अगेन जो है वो खिलाफ है, उसके फेयर ट्रायल के तो खिलाफ है। जी जी आप पढ़ें। In addition to international rights frameworks, there is a gradually developing jurisprudence in Pakistan on the meaning of fair trial, which points to a wide interpretation of Article 10A of the Constitution. For instance, a 7-member bench of the Supreme Court recently interpreted the new fundamental right of contempt of court proceedings against former Prime Minister Yusuf Raza Gilani. The court stated that the right to fair trial was a long recognized right, now constitutionally guaranteed and by now well entrenched in our jurisprudence. The court added that through Article 10A, the right had been raised to a higher pedestal. Consequently, a law or usage having the force of law, which is inconsistent with the right to a fair trial, would be void by virtue of Article 8 of the Constitution. The court opined that the legislator left the term fair trial undefined, perhaps intentionally so as to assign it a universally accepted meaning, which included the right to a proper hearing by an unbiased competent forum, emanating from the maxim no man can be a judge of his own cause, elaborating on the principle that justice should not only be done but be seen to be done. The court held that the judge may not adjudicate upon any case in which he has a personal interest, regardless of whether his decision is likely to be influenced by it. In another case, the Supreme Court, in the context of declaring the presumption of innocence to be the cornerstone of the administration of justice, pointed to the firm acknowledgement by the courts that the principles of fairness, fair play, justice, and equity were embedded in the Constitution well before the right to fair trial was incorporated into the Constitution. Indeed, Article 10A is intrinsically linked to and dependent on other fundamental rights guaranteed by the Constitution. Generally, the Constitution gives every citizen the right to be dealt with in accordance with the law, provides for equality before law and equal protection, gives protection against illegal actions which are detrimental to life, liberty, body, reputation, or property, allows them to do all that is lawful, and protects them from being compelled to do anything which the law does not require them to do. More specifically, in the context of a fair trial, the Constitution makes provision for protection against illegal deprivation of life and liberty, including part as to arrest and detention, which require that an arrested and detained person be informed of the reason for his arrest, have the right to consult and be defended by a counsel of and have the right to be produced before a magistrate within 24 hours of his arrest, except in the case of preventive detention. Moreover, the Constitution provides safeguards against retrospective punishment, double punishment, and self-incrimination, and upholds the privacy of a person's home, his dignity, and against torture intended for extracting evidence. However, arrest and detention reveals a litany of violations of the right
right to fair trial and related fundamental rights. Some common violations are discussed. जी बेटा, किसकी टर्न है? किसकी टर्न है? 56 मेरी टर्न। जी बेटा। सर इसमें जिस तरह दिलानी प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉमन है जिसमें उनके केस के दौरान कौन तक केस गए थे अदालत, तो उस केस की हीयरिंग में ये बात हो रही थी कि ये फेयर राइट ऑफ फेयर ट्रायल के बारे में। ये पहले आइन का हिस्सा नहीं था और ये है कि ये काफ़ी देर यूज हो रहा था, ये बाद में सुना किया गया और इसको फिर फॉलो भी किया जाता है, जिससे हमारे पुराने केसेस एनालिसिस प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स बात की है, जिसमें लिबर्टी है, सेफ गार्ड वगैरह। और अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो जाता है या हिरासत में, तो उसके पास ये भी राइट है कि वो 24 आवर्स के अंदर अपने एडवाइजर से रब्ता कर सकता है और अपने खिलाफ जो इल्ज़ाम है उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन करवा सकता है। जी बेटा, समझ आ गई आपको कि सबसे पहले तो वो यूसुफ रज़ाक गिलानी के केस के अंदर अदालत ने यही कहा जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी लॉ मुल्क में अगर वो खिलाफ है राइट ऑफ फेयर ट्रायल के, तो वो लॉ जो है दैट विल बी डिक्लेयर्ड वाइड। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए जुडिशरी। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि नो मैन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। कोई भी जज जो है, कोई ऐसा जज जिसमें ऐसा इशू जिसमें जज का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो वो जज जो है वो केस नहीं सुन सकता। सेकंड, उसमें जुडिशरी के जस्टिस के बारे में बताया गया कि जस्टिस के बारे में मशहूर है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट आल्सो सीम्स टू बी डन, कि इंसाफ सिर्फ करना नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ जो है वो नज़र भी जो है वो आना चाहिए। और तीसरी और एक और जो बात है इसमें दैट इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। The presumption of innocence है that is attached with the accused until proven guilty। ठीक हो गया। तो ये जो कोर्ट्स जो हैं इन सारे प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए वो काम करती है। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? फेयरनेस के, फेयर प्ले के, जस्टिस के, इक्विटी के, और तब भी ये फेयर ट्रायल जो है वो मुकम्मल होता है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो राइट्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो डील करता है। इसके मुताबिक हर बंदा जो है इक्वल बिफोर द लॉ, और उसको हर बंदे को इलीगल एक्शन जो दैट आर डेट्रीमेंटल टू लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी जो है उनके खिलाफ अगर वो डेट्रीमेंटल हैं तो उनके खिलाफ जो है वो उन एक्शन जो इलीगल हैं उनके खिलाफ जो है वो लॉ जो है वो इधर जो लोग रहते हैं उनको एक लॉफुल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। और साथ साथ वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ जिन लोगों पर इल्ज़ाम होता है कि इन्होंने ये इलीगल एक्शंस जो हैं वो किए हैं, उनके लिए भी उनको भी ये राइट देता है कि वो अपने आप को जो है वो डिफेंस जो है वो अपना डिफेंस जो है वो कर सकें। और पुलिस की ये जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जब भी किसी को गिरफ्तार करें तो उसको जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करें। और मज़ीद लॉ ये कहता है बेटा इसके अंदर ये कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा इसकी कोई रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होगी या डबल पनिशमेंट होगी या सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बुनियाद के ऊपर जो है किसी को जो है वो सज़ा दी जाएगी, ना कोई ऐसा एक्ट किया जाएगा जिसके ज़रिए से किसी की डिग्निटी जो है वो मुतासर हो। मतलब प्रिजनर राइट्स भी हैं और कन्विक्ट के राइट्स भी हैं, लेकिन ये सारी वो बातें हैं कि जो किताबों के अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। और अभी हमने ये जो पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है इस आर्टिकल का, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ ये बता रहा है कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल क्या है और राइट ऑफ फेयर ट्रायल को कैसे जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, और राइट ऑफ फेयर ट्रायल हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी का रोल क्या है, इलीगल एक्शंस अगर हो जाते हैं तो फिर किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस आर्टिकल का वो हमें बताएगा कि प्रैक्टिस में राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है
वो क्या होता है, जैसे बच्चे ने सवाल किया कि पुलिस जो है वो मारती पीटती है, तो बिल्कुल पुलिस को जो मारना पीटना है बेटा, अगर तो पुलिस जो है, ये अब ये हम प्रैक्टिकल फेयर ट्रायल की तरफ आ रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी जो है फेयर ट्रायल की क्या है। अगर तो पुलिस जो है वो मारती पीटती है फिजिकल रिमांड लेके, तो फिजिकल रिमांड तो वो मजिस्ट्रेट ने देना होता है, और मजिस्ट्रेट जब फिजिकल रिमांड देता है तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। लेकिन फिजिकल रिमांड देते वक्त ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि मजिस्ट्रेट को जो है बड़ा कंफर्म करना पड़ता है कि केयर दे फिजिकल रिमांड के एक्यूज के साथ जो है पुलिस ज्यादती ना करे। लेकिन जब पुलिस ने कुछ डेरे बनाए हुए होते हैं, अपने सेपरेट टॉर्चर सेल्स रखे हुए होते हैं, सेपरेट रूम्स रखे हुए होते हैं जहाँ पर वो अक्यूज के साथ टॉर्चर करती है और उनको मारती है, और फिर उनसे जो है वो चीज़ें बुलवाती है या कन्फेशन जो है वो करवाती है। तो ये क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर ये पुलिस के समटाइम्स जस्टिफाइड हो भी जाती हैं, और समटाइम्स अगर आप स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ बात करेंगे तो फिर इनकी जस्टिफिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। सर यहाँ फिजिकल जी बेटा। रिमांड की बात हो रही, तो मजिस्ट्रेट सर फिजिकल रिमांड से पहले जो यानी विद इन 24 आवर्स में वो यानी जो SHO है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या मजिस्ट्रेट ने ही इन्वेस्टिगेशन करनी है? मजिस्ट्रेट ने तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती, वो तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ही करनी होती है। तो सबमिट करवानी होती है बाद में प्रोसिक्यूटर को या मजिस्ट्रेट? हाँ, वो मिसल आपने अदालत में सबमिट करानी है। तफ्तीश जब मुकम्मल हो जाए फिर चलान हो जाता है, फिर तो जुर्म लगती है और फिर केस स्टार्ट हो जाता है। FIR होती है, FIR की डिपेंड करते हुए ये देखा जाता है कि ये कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल। फिर तो वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल गिरफ्त है, तो फिर वो उसको गिरफ्तार करते हैं और फिर उसको शाम की तफ्तीश कर तो फिर मुकम्मल करके अदालत में उसका चलान पेश करते हैं। तो अगर वो काबिल गिरफ्त पीछे ये भी राइट पड़ा था बच्चे यानी फंडामेंटल राइट्स में है कि अगर कोई बंदा यानी अपनी वो लायर पे छोड़ना चाहता है, वो ट्रायल में बात करना चाहता है, यानी मुंह बंद रखना चाहता है, तो इन्वेस्टिगेशन में अगर वो नहीं बताता यानी इंस्पेक्टर को या मजिस्ट्रेट को, तो ये उसका राइट है। ये उसका राइट तो है, लेकिन अगर वो खामोश रहता है ना बेटा, तो ये बेसिकली वो अपना जो डिफेंस है उसको वीक कर रहा है। लेकिन सर वो अगर चाह रहा है बेसिकली सर सजा जो नहीं, डिफेंस तो बेटा आपको लॉ ये आपको मौका देता है अपने आप को डिफेंस करने का, मतलब अपने आप को डिफेंड करने का। तो डिफेंस तो आप खामोश रहकर तो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, आपको तो बोल के डिफेंड करेंगे। तो अगर आप खामोश रहते हैं और वो सारे इल्जाम जो आपके ऊपर लगा रही है प्रोसिक्यूशन, तो वो इसका मतलब ये है कि वो सारे सही हैं। लेकिन सर अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट में आप इस चीज़ों का यानी इन क्लेम्स का या जो एलिगेशंस लगे हैं उधर जवाब देना चाह रहे हैं, तो ये भी तो कर सकते हैं। बेसिकली तो सर कोर्ट में डिसाइड नहीं है, सर कोर्ट में डिसाइड होता, बेसिकली कोर्ट में डिसाइड होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि पुलिस की जो फाइंडिंग्स है वो कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं होती, जैसे आप कह रहे हैं। और सिचुएशन भी ऐसी ही है कि जो पुलिस की जो फाइंडिंग्स हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो तफ्तीश है, जिसके बुनियाद के ऊपर वो किसी को बेगुनाह और किसी को गुनाहगार करार देती है, वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। पुलिस एक स्टेट का इदारा है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है और उसकी जो तफ्तीश है उसको आप बिन भी नहीं कर सकते, उसको आप हल्का भी नहीं ले सकते। और ये मेरा ख्याल ये कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि पुलिस अगर तफ्तीश करे तो अक्यूज्ड जो है वो खामोशी इख्तियार करे। अक्यूज को अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना चाहिए, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पुलिस की तफ्तीश है ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। कोर्ट में वो सारी चीज़ें दोबारा से चलती हैं और कोर्ट में अगर कोई चीज़ साबित हो जाती है, अगर वो अक्यूज जो है, अगर पुलिस ने उसको बेगुनाह भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोर्ट के अंदर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसकी सजा मिलती है। और अगर उसने गुनाहगार लिखा हुआ है, कोर्ट में उसके खिलाफ एविडेंस नहीं आता तो अदालत उसको बरी कर देती है, क्योंकि जब फर्द जुर्म लगता है तो उसकी सजा मिलती है। और अगर कोर्ट के अंदर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसकी सजा मिलती है। और अगर कोर्ट में उसके खिलाफ एविडेंस नहीं आता तो अदालत उसको बरी कर देती है, क्योंकि जब फर्द जुर्म
लग जाती है और अक्यूज जो है वो नॉट गिल्टी, तो फिर केस स्टार्ट होता है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना पड़ता है और डिफेंस को उसके मुकाबले में अपना एविडेंस जो है उसको शेक करना होता है। जी, लेकिन अगर अब ये सारे सिनेरियो को पाकिस्तान की पुलिस स्टेट है और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तो पुलिस के बारे में तो ये कहा कि जो पाकिस्तान की जो पुलिस है वो अपना मुद्दों से भी बुलवा लेती है और बेसिकली जो फिजिकल रिमांड है वो दिया इसलिए जाता है कि वो जो अक्यूज्ड है उसको थोड़ा सा टॉर्चर कर या डिफरेंट टैक्टफुली डील करके जो उससे सच उगलवाया जाए। तो वो खामोशी जो है वो उस अक्यूज्ड के लिए वो है तो उसका राइट है, खामोश भी है। खामोशी का जो है उसके केस के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। लेकिन ये किसी डेवलप कंट्री की आप बात कर रहे हैं, कंट्री के अंदर तो अक्यूज्ड खामोश तो नहीं रह सकता, वो तो अगर मार बर्दाश्त नहीं वो कर सकता तो उसने पहले ही कह देना हाँ जी मैंने ये जुर्म किया। जब उसने अपने आप को उसने कई कन्फेशन नहीं कर लेना मैंने जुर्म किया तो पुलिस तो नहीं मारेगी। वो जब अदालत में जाएगा और जाके कह दे, अदालत में जब वो जाएगा उधर जाके कह देगा कि मैं इसकी जो पुलिस के खौफ से मैंने ये बयान दिया था और अब मैं इस बयान से जो हूँ वो इनहराफ कर जाता हूँ। ठीक सर, एफआईआर के बाद अगर फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें केस की नौयत भी डिपेंड करती है क्या? लाइक फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, ठीक है, वो जीपीएस के थ्रू उसी बंदे से बरामद हुआ है, ट्रैक्ड हुआ है, ठीक है, तो सर ये तो क्लियर है ना कि वो मतलब प्रूवन चीज़ है, फैक्ट कि उसी के पास से बरामद हुआ है, तो सर वो इसको कैसे वो मैनिपुलेट कर सकता है अदालत, जबकि एक चीज़ प्रूवन है और पुलिस उसका क्या करेगी फिर? इसके तो बेटा ये डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पर किसी के पास से चोरी का माल निकलता है, चोरी का माल निकलता है किसी के पास से, जैसे मोबाइल निकला है चोरी का। अब इट माइट बी पॉसिबल जिसके पास से चोरी का माल मिला है उस शख्स ने वो चीज किसी से सेकंड हैंड के तौर पर वो चीज परचेज की हो, सेकंड हैंड मोबाइल फलानी दुकान से परचेज किया है और उसकी ये रसीद है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो, वो शरीफ शहरी भी हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल जो है वो चार्ज भी ना हो, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी बेगुनाही को किसी हद तक जो है वो जस्टिफाई करेगी। लेकिन उसके बरक्स अगर वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई चोर है, कोई दहशतगर्द है, कोई इश्तिहारी है, तो फिर जो सिचुएशन जो है वो लॉ का जो एटीट्यूड है उसके लिए डिफरेंट होगा। जी सर काफी देर का वेट कर रहा है, वो तो 5 घंटे का। जी समझ आ गई आपको बात? जी सर मैंने मतलब बस ये बात पूछनी थी कि अब प्रूव हो गया पुलिस के पास कि इसी से निकली है, अब नेक्स्ट मैं ही केस अपना फाइल करूंगा आगे कोर्ट में या पुलिस उसको लेके जाएगी? पुलिस ही लेके जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर परसू आपको करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर मैं कोर्ट में परसू नहीं करना चाहता, वही आपका जैसे आपने बोला कि पुलिस के थ्रू ही जो हम टर्म्स यूज कर लेते हैं, पुलिस तो एक तब कर जाएगी ना जी, जब उनके पास कोई क्रिमिनल होगा, जब लाइक मुआज बात कर रहा है कि मोबाइल भी हुआ है, और तब जब तक वो क्रिमिनल नहीं तो तब तक वो कैसे केस को करेंगे आगे? पुलिस ये क्राइम है ना, पब्लिक रॉन्ग है, पुलिस खुद भी परसू कर सकती है। जैसे आपने भी देखा कि ये क्राइम हुआ तो वो जो जिसके साथ वो क्राइम ऑफेंस हुआ वो स्वात चला गया, तो पुलिस का बयान आया था कि अगर वो में जो है वो केस फाइल नहीं करता तो हम पुलिस अपनी मुद्दत में जो है वो केस फाइल करेगी और इसको परसू करेगी। तो ये लेकिन नॉर्मली हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे ये हर मैटर में पॉसिबल नहीं है। पुलिस तो चाहती है क्राइम रिपोर्ट ही ना हो, तो फिर नॉर्मली यही होता है कि जिसका मोबाइल गुम हुआ होता है वो ही उसको परसू करता है, वो ही चक्कर लगाता है और वो ही केस को धक्का भी लगाता है। और अगर वो ही जो है वो धक्का लगाने में इंटरेस्टेड ना हो तो फिर केस जो है वो नहीं चल पाता, वो स्लो जो है वो तारीख चलता रहता है अल्टीमेटली जो है वो। लेकिन ऑब्वियसली जिसने वो केस फाइल किया होता है, जब तक वो जो है उसको
ख़त्म ना करे तो वो केस ख़त्म नहीं होता। सर ऐसे हो सकता है कि एफआईआर आपने करवा दिया, बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आप केस फिर भी फाइल कर दो, ये हो सकता है? कैसे? कि आपने एफआईआर कर दिया लेकिन पुलिस से वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उस एफआईआर की बेस पे केस फाइल कर सकते हैं? एफआईआर की बेस पर केस फाइल हो जाता है, क्यों नहीं होता? जी सर, ठीक है, एफआईआर की बेस पर ही तो केस फाइल होता है। ठीक है सर। मैंने कहा शायद मुजरिम के अरेस्ट होना लाजमी है। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, वो जी केस सर, फाइल हो जाता है एफआईआर की बेस के ऊपर, उसके जी ऊपर सर, तफ्तीश होती है और वो मुल्ज़मान जिनके खिलाफ आपने एफआईआर कराई होती है वो जाके बेल कराते हैं और बेल इसी ग्राउंड पर होती है कि वो शामिल तफ्तीश होंगे, तो फिर केस स्टार्ट हो जाता है। नहीं सर, मैंने बात ये की थी कि जो मुजरिम है वो अरेस्ट ना हो अगर एफआईआर हुई तो हो। कोई तो केस स्टार्ट हो जाता है, केस स्टार्ट हो जाता है। ओके सर। लेकिन मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क होता है ना, जब आपने एफआईआर दर्ज करानी है तो वो मुजरिम तो नहीं हो जाएंगे ना, जी जी सर, ठीक, वो मुल्जिम ही होंगे। जी ओके। मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुल्जिम होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, तो मुजरिम वो होता है जिसके ऊपर साबित कर दिया होता है। अगर तो हमने स्पेसिफिक लेकिन पर्सन नहीं मेंशन किया एफआईआर में कि मतलब पता ही नहीं है कौन है, तो हाँ फिर जी, सर? तो वो तो फिर आपने अगर स्पेसिफिक नाम मालूम के खिलाफ कराएंगे, तो अगर आपने नाम जी मालूम के खिलाफ है तो फिर नाम मालूम का कुछ होलिया छोलिया बताएंगे, या वो जी, मालूम वो चीज़ बताएंगे कि जो हुआ, ये मेरा मोबाइल है, आईफोन ये गुम हो गया जी था, तो अगर वो जी सर, वही आईफोन जो है वो पुलिस अगर निकलवा लेती है, मतलब जी पुलिस को मिल जाता है, ट्रैक हो जाता है, वही जिसके जी पास होगा वही नाम मालूम जो है वो मालूम हो जाएगा। जी ओके सर, ठीक है, और वो मुल्जिम थैंक जो यू है सर। वो मुल्जिम इश्तिहारी कब होता है? मुल्जिम इश्तिहारी कब होता है? जब जी एफआईआर कराई और एफआईआर के बाद जो है वो अदालतों से जरिए अदालत जो है वो अपनी बेल्स करवाते हैं और बेल इसके ग्राउंड पर कराते हैं अगर वो बेल पर ऑफेंस है तो कि वो शामिल तफ्तीश हों, और अगर वो शामिल जी तफ्तीश नहीं होते और भागते रहते हैं तो वो मुल्जिम जो है फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी, हो जाते हैं, जिसको जी इश्तिहारी कहते हो जाता है। लेकिन इश्तिहारी जी होने का मतलब ये नहीं है कि जुर्म उसी शख्स ने किया है जो इश्तिहारी हुआ है, इसके ऊपर भी केस लाद में भी हुआ है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, अगर किसी ने मतलब मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है तो मैं पहले एफआईआर दूंगा या सीधा डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकता हूँ? नहीं, आप पहले जो ये सूट होता है, सूट फॉर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, उसके खिलाफ जो है आप अदालत में ही जाएंगे सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने कब्ज़ा रोकना है तो आप 15 पर कॉल करेंगे। जब आप 15 पर कॉल करेंगे तो पुलिस आ जाएगी और पुलिस जो है वो आपको भी साथ ले जाएगी और जो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है उसको भी साथ ले जाएगी और फिर दोनों को जो है वो बैठ कर सुनेगी। मीनवाइल आपने क्या करना है? मीनवाइल आपने जाकर अदालत से जो है वो स्टे ले लेना है, डिस्टर्बेंस जो है वो ना क्रिएट कर सके। जब वो स्टे ले लेंगे तो उसके बाद आप अगर वो फिर जो उसकी नेचर वैसी ही रहेगी तो फिर एक इस्तगासा होता है जो आप सेशन कोर्ट में करते हैं, जिसको कहते हैं सूट फॉर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। तो जो बंदा गैर कानूनी तरीके से आपकी ज़मीन पर काबिज होता है तो वो सूट फॉर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो उसके तहत आप सूट फाइल करते हैं, तो वो फिर इस्तगासा होता है, तो फिर ये केस ऐसे चलता है। बाकी आप अदालत में भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जाकर रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन फौरी रेमेडी उसकी ये होती है कि आप अदालत में जाएं और मतलब 15 पे कॉल करके प्लीज़ उसको उस काम करने से रोकें या आप स्टे ले लें। सर मेरी प्रेजेंटेशन रहेगी, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी कर दें। अब ये हम पढ़ने लगे आगे, जो जीआर पढ़ें ताकि ये फिर बताएगा कि ये बच्चा बताएगा कि क्या होता है। पढ़ें सर। फिजिकल डिमांड में मारना अलाउ होता है? फिजिकल डिमांड इसलिए होता है कि आप टॉर्चर करें उसको, लेकिन रीजनेबल अमाउंट के साथ ना, तो जितनी कि वो मार और तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, मतलब लाइट सा। जुडिशियल डिमांड में सिर्फ निकाल ही सकता है क्या? नहीं, जुडिशियल रिमांड में तो नहीं हो सकता, फिजिकल रिमांड में होता है।
Caution जी warnings: when a person or a suspect is picked up by the police, in most occasions his arrest is not promptly recorded in the relevant register. In order to circumvent the constitutional requirement of producing an arrested person before a magistrate within 24 hours, resultantly accused persons languish in police lockups or in private deras or holding cells until habeas corpus is issued or an arrest is finally and formally recorded. There is no concept of informing a person so detained and arrested of the reason of his arrest. Access to counsel is seldom provided or facilitated, and a Miranda warning is seldom given. A Miranda or court warnings are a constitutional or statutory safeguard against self-incrimination provided to a person who is going to be arrested and placed in custody by the police. Caution warnings in most countries, though the wording may and indeed does differ. Statement made by the suspect without being informed of his rights is inadmissible in evidence in most jurisdictions, but despite the existence of similar safeguards as to arrest and in the Pakistani constitution in the form of a definite enforceable fundamental right which acknowledges the right to use to legal advice as well as the right to be informed of the reason of arrest. The common practice is to subject the accused to torture until he confesses to the crime, regardless of whether he committed it. जी बेटा सर इसमें वो बता रहे हैं कि जिस सर इसमें वो बता रहे हैं कि जिसको अरेस्ट किया गया उसे 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और उसे ये भी बताया जाए कि उसे किन एलिगेशंस के बिना पर अरेस्ट किया जाता है। और सर इसमें बताया कि ये तो फंडामेंटल राइट है किसी का कि उसको अरेस्ट करने से पहले उसको बताया जाए और फिर उसको अरेस्ट किया जाए और 24 आवर्स में कोर्ट को रिपोर्ट करना होता है मिसल के थ्रू कि ये इसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल है कि अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा है जिसमें पुलिस स्टेशन में एक बंदा उसको मतलब उसके खिलाफ FIR भी हो गई थी, लेकिन 5 दिन उसको लगे मिसल तैयार करके फिर उन्होंने कोर्ट को रिपोर्ट किया है। तो बेटा बेसिकली जो लॉ है वो यही होता है कि वो 24 घंटे के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। तो अदालत जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उतनी देर तक वो गिरफ्तारी नहीं डालते। वो लॉ ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेट्स को ही चेंज करना होता है ना, वो डेट्स को चेंज कर देते हैं। अगर पहली तारीख को फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी बंदे को गिरफ्तार किया है और अदालत में वो 5 तारीख को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी ये शो करना है कि हमने इस बंदे को पहली तारीख को बिठा लिया था। वो तो शो यही करेंगे कि हमने इसको 4 तारीख को बिठाया था और 5 तारीख को अदालत में प्रोड्यूस कर दिया। सर अगर एक अक्यूज मुलजिम पुलिस इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने खामोश रहता है तो क्या उसकी खामोशी कोर्ट की रसमदाज हो सकती है? मैंने ओवरऑल बताया ना आपको, तो खामोशी जो है ओवरऑल अक्यूज्ड के लिए तो अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी, अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन वार्निंग यही है कि समझ आ गई आपको। तो पुलिस जो है जब गिरफ्तार करती है तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो रेलेवेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं करती और जिसकी वजह से वो मजिस्ट्रेट जो है वो उनको पता नहीं चलता और वो प्राइवेट डेराज और पुलिस लॉकअप्स में उन्होंने उनको रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं और उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अखज़ करते हैं। यहाँ पर एक मिरिंडा वार्निंग होती है जिसको आप कॉशन वार्निंग भी है, तो जिसमें लोगों को ये वार्न किया जाता है कि आपको इस फलाने जुर्म में जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप जो है अपनी हवाले से जो लीगल कार्रवाई है वो कर लें, ताकि वो जिस बंदे को गिरफ्तार करना है उसके पास भी ये लॉ को उसको भी प्रॉपर राइट्स देता है कि वो अपने आप को एज पर लॉ जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि एनी स्टेटमेंट मेड बाय द सस्पेक्ट विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज राइट्स इज इनएडमिसिबल इन मोस्ट जुरिसडिक्शंस। तो कई केसेस कई मुल्कों के अंदर अगर किसी सस्पेक्ट ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी जो उसको नहीं देनी चाहिए, तो वो जो स्टेटमेंट जो उसने दी है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एग्जांपल आपको कन्फेशन की ही दे देता हूँ।
कन्फेशन जो है वो अगर कोई अदालत के साथ, अगर वो पुलिस के सामने कर भी लेता है तो वो अदालत में जाकर मुकर जाता है। अदालत में जाकर सिर्फ अगर वो यही कह देता है कि मैंने जो कन्फेशन किया था ये पुलिस के डर की वजह से किया था, पुलिस के दबाव की वजह से किया था, तो दैट्स इट, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। और फिर प्रोसिक्यूशन को दोबारा से अपना केस जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सस्पेक्ट है उसको उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म जो है वो किया जाए। जी बेटा। सर एक बंदे को जब अरेस्ट कर लेते हैं तो पुलिस वाले उसका बयान रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होता है, या फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं? नहीं, रिटन फॉर्म में कुछ कहते हैं। फिर जब वो रिटन फॉर्म मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो उसकी जो है वो अपना चलान कर देते हैं, उसका अदालत में चलान पेश करते हैं। सर अगर एक बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं तो वो इस बात का मुतालबा कर सकता है कि मैं तो अपने लॉयर के होते हुए अपना बयान दूंगा, लॉयर के बयान? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बेटा ये थोड़ी सी बातें, मैं ये आपसे बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप सारी एज पर लॉ बातें कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका वास्ता किस मुल्क की पुलिस से है। अगर तो वो डेवलप्ड कंट्री की पुलिस है तो ऑब्वियसली आपको वो तमाम राइट्स मिलेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर वो एक डेवलपिंग कंट्री की पुलिस है और जिसके सामने आप कहनी मैंने बात नहीं करनी जब तक मेरा वकील नहीं आएगा, तो वो बड़ा मुश्किल है। वो उठा के ले जाएगा आपके मुलजिम को, कहीं और ले जाएगा। अगर कोई शक है या दूसरी पार्टी ने तो उसको पैसे लगाए हुए हैं, वो उठा के कहीं प्राइवेट सेल में ले जाएगा, डेरे पर ले जाएगा, वहाँ पे मार्केट शुरू कर देगा। अंडरस्टैंड? सर मेरा क्वेश्चन है, अगर पुलिस 1 तारीख को किसी को अरेस्ट करती है और वो 5 तारीख को उसको पेश करती है अदालत में, तो सर वो अदालत में उसको अगर इस कानून का पता होगा 24 घंटे में उसने पेश होना है, तो वो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? वो तो बेटा हेवियस कॉर्पस की सूरत में कार्रवाई हो सकती है। वो साबित करना पड़ेगा कि पुलिस ने इसको 5 दिन रखा है। ओके सर। जी बेटा समझ आ गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। Custodial torture. The law additionally vests the magistrate with an enormous amount of power which can be exercised to contain, if not downright prevent, incidences of custodial torture. The problem begins when the magistrates blindly and without application of a judicial mind give a person into custody on physical remand. The problem gets worse when this is done without ensuring that the accused is prepared, and it hits rock bottom when the physical remand is blindly and mechanically extended, even when allegations of torture, including physical torture, exist. The rules and orders of the Lahore High Court specifically direct the magistrate to satisfy himself as to the necessity of remand, whether the accusation against the suspect is well founded, and whether there are good and sufficient reasons for remanding the accused to police custody instead of his own. The magistrate must examine the case diaries and previous orders, if any, and most important of all, ensure that the accused is always produced before him. The accused is also to be given the opportunity to raise an objection. However, it frequently transpires that remands are not given in courts, thus the accused cannot have access either to a lawyer or a friend to his remand on his behalf. Such a practice severely violates the right to fair trial in addition to other rights. Not only does it need to be condemned, but those who indulge in it to be disciplined in accordance with that law. अगर तो डेवलप कंट्रीज होती है ना बेटा, वहाँ पर तो टोटल सिस्टम ही डिफरेंट होता है। वहाँ पर पुलिस जो है, आप वहाँ पर बिल्कुल अगर पुलिस आपको बुलाती है तो आप उसको कह सकते हैं उधर कि मेरा जब तक लॉयर नहीं आएगा मैंने बात नहीं करनी, और जो दिल करता है उस सवाल का आप जवाब दें। जिस दिल के सवाल आप समझते हैं कि इस सवाल का जवाब मैंने नहीं देना, वो नहीं आप देते, तो वकील आपको उधर डिफेंड करता है। तो ये सारे जो सिचुएशन है ये तो डेवलप कंट्रीज में है ना। लेकिन जैसे पाकिस्तान की अगर आप बात करें, यहाँ पर तो पुलिस स्टेट है, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसे बयान जो है वो दे। यहाँ पर पुलिस जो है वो टोटल जो है वो मामले को देखती है, तफ्तीश करती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है और ऑपरेशन है ये पुलिस नहीं करना होता है। कुछ कंट्रीज़ में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट है, कुछ लीगल सिस्टम्स में वो पुलिस के अंदर मर्ज नहीं हुआ होगा।
अब ये कस्टोडियल टॉर्चर ये है कि जब फिजिकल रिमांड जो है वो मिल जाता है तो पुलिस जो है फिर उसके ऊपर रिमांड में होता है, पुलिस की कस्टडी में होता है, तो पुलिस उस कस्टडी का कुछ फ़ायदा उठा कर जो है उसके एक्यूज को टॉर्चर कर जो है कुछ प्रॉप भी उसमें से कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है कि वो जब अगर वो किसी को दे फिजिकल रिमांड तो ये देख ले कि उसके सफिशेंट रीज़न दे कि रिमांड उसने क्यों दिया है, और उसको जो ये मेक श्योर करे कि पुलिस जो है इस रिमांड का जो है वो गलत फ़ायदा जो है वो ना उठाए, और ये कोशिश करे कि जब पुलिस उसका फिजिकल रिमांड ले तो एक्यूज को मौका दिया जाना चाहिए कि एक्यूज उस रिमांड को ऑब्जेक्ट कर सके। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में क्या होता है कि पुलिस जब फिजिकल रिमांड लेती है तो एक्यूज को पता ही नहीं चलता, तो एक्यूज जो है उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर पाता और वो रिमांड जो है वो मिल जाता है। तो ये भी राइट ऑफ फेयर ट्रायल के खिलाफ है कि अगर किसी के खिलाफ जो है वो फिजिकल रिमांड जो है वो लिया जा रहा है तो उसको उसका पता ही ना हो, वो उसको ऑब्जेक्ट ही ना कर सके। जी बेटा क्लियर हो गया? यहाँ पर फिजिकल रिमांड में दिया जा सकता है जी के लिए मैक्सिमम कितनी देर के लिए मुजरिम को फिजिकल रिमांड में लिया जा सकता है? कितनी देर तक लिया जा सकता है? यस सर, कितने डेज के लिए मैक्सिमम? ये बेटा ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये लिखा होगा टाइम पीरियड इसका कितना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, 10-15 दिन मैक्सिमम होगा, बट आई एम नॉट श्योर कितना टाइम पीरियड है। ज़्यादा टाइम नहीं होता, 10 से 15 दिन तक कम ही टाइम होता है। लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारा CRPC उसके अंदर ये लिखा होगा, वो मेरे स्पेसिफिक डेज मेरे जहन में नहीं है। जी सर, पाकिस्तान का कोई भी कानून ये अलाउ करता है कि सही बात है सच जानने के लिए जो सस्पेक्ट से फिजिकली टॉर्चर किया जाए? नहीं बेटा नहीं, कोई नहीं करता, कोई कानून नहीं कहता किसी को फिजिकल टॉर्चर करना। लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन डिफरेंट है। प्रैक्टिकली जब तक आप टॉर्चर नहीं करते, जब तक आप चीज़ों को प्रॉप नहीं करते तो तब तक सिचुएशन नहीं आती ना, और बाहर नहीं आती। क्या ख्याल है सर? अगर आप फिजिकल रिमांड में है तो बंदा कोर्ट में चला जाता है, और क्योंकि अगर फिजिकल रिमांड में है तो वो कोर्ट को थोड़ी पता वो है बियाज कॉर्पस किस तरह रिट जुरिस्डिक्शन आएगी कोर्ट में। तो इसका बेहतर हाल यही है कि बंदा जल्दी कोर्ट में जाए और उधर कोर्ट से ये इशू करवाए रिट जो है बियाज कॉर्पस, ताकि उसका केस जल्दी प्रोसीड हो। और फिजिकल रिमांड बेटा फिजिकल रिमांड जो है वो तो मजिस्ट्रेट ही देगा ना, थ्रू कोर्ट से मिलेगा। और हेबियस कॉर्पस तो तब लगता है अगर कोई बंदा किसी को हिफ्ज़े बेजा में रखा हो, तो उसके लिए आपको अदालत में साबित करना पड़ेगा कि ये जो SHO है इसने मेरे भाई को या मेरे किसी अजीज को फलाने डेरे पर जो है फलानी प्राइवेट सेल में जो है वो हिफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है, तभी आप उसका ऑर्डर ले सकते हैं ना। जी ठीक। लेकिन अब याद रखें कि हम इस तरह की कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर पुलिस के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं। जिस तरह खवातीन कांस्टेबल होती हैं सर, इनके सेल्स भी लैदा होते हैं जिधर इनको रखना होता है हिरासत में? जी बेटा लैदा सेल्स। सर अगर किसी पुलिस स्टेशन में ना हो? नहीं बेटा सेल्स लैदा ही होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना, इकट्ठे तो नहीं ना बंद कर सकते। सर खवातीन मुलजिम को खवातीनी पुलिस वाली पकड़ती है ना? हाँ वही पकड़ती। तो सर अगर किसी थाने में वुमेन पुलिस हो ही ना फिर ऐसा नहीं ना होता। वो सर हमारे इलाके में तो नहीं है। चलो इधर नहीं होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कॉल कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा नहीं है, चांस नहीं है। और काफी केस ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें खवातीन को जेल में रखा जाता है, सर ये भी कानून की खिलाफ वर्जी, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है? नहीं बेटा डिपेंड करता है, यहाँ पर ख्वातीन जेंडर के तो इशू नहीं है, यहाँ पर जेंडर का इशू नहीं है, यहाँ पर जो नेचर ऑफ क्राइम जो है ना, नेचर ऑफ ऑफेंस उसका इशू है। अगर वो औरत भी है और उसके ऊपर 302 का पर्चा हुआ है 302, तो फिर वो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी ना, तो उसको इस वजह से तो उसके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी कि वो औरत है। और एट द सेम टाइम अगर उसके ऊपर 302 की FIR है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम है,
उसके साथ एज पर लॉ ही ट्रीटमेंट होगी, और जो लॉ ट्रीटमेंट कहता है कि ख़वातीन जो हैं वो उसको ट्रीट करेंगी, उसका जो अलहदा जो उसका सेल होगा वहाँ पर उसको रखा जाएगा, सारी चीज़ें वैसे होंगी। तो ज़्यादा ख़वातीन का इसमें इशू नहीं है, ज़्यादा इशू जो है वो नेचर ऑफ ऑफेंस पर है कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। जी जी सर, लेक्चर का टाइम हो गया। चलें ठीक है बेटा, ऑल क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें, ऑल द बेस्ट।